मेनली कि आप 1.5 साल पहले पढ़ा हुआ या 2 साल पहले पढ़ा हुआ बिना रिवीजन के, बिना उसको इन राइटिंग लाए हुए आप उसे याद कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप राइटिंग कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वो करिए। और कई बार जो आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा तब मैं इसका आंसर लिखूँगा। तो सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होता है। और यूपीएससी में जो एग्ज़ाम है वो आपका एक जनरल इन्फॉर्मेशन चेक करा। आपके दिमाग में हमेशा इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप आधा पेज लिख सके। इससे ज़्यादा आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जी इतने सर। सारे क्वेश्चंस और समय की बाधा होती है कि अगर आप सोचेंगे मैं 2 पन्ने 3 पन्ने का आंसर लिख लूँ तो वो संभव भी नहीं है। तो ये जरूरी है कि जितना आप रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, तो आपका जो आधे पेज का जो कंटेंट है हर बार और निखर के आएगा, इम्प्रूव होगा। तो एक तो आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। वेलकम टू यूपीएससी लाइव विथ आईएएस। गाइस, हमारे साथ में आईपीएस अमित कुमार आनंद जी हैं। तो आज इनसे पूरी स्ट्रेटजी जो जो यूपीएससी में ज़रूरत है, और अभी इंटरव्यू है 31 तारीख से यूपीएससी भवन में, लोगों के साथ समस्या क्या है और पुलिसिंग में समस्या क्या है। और ये नहीं मानते कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका जीवन बहुत सादा हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। 24 घंटे एक जो आईपीएस की जिंदगी होती है, 24 घंटे देश की सेवा के लिए होती है। तो सर से आज पूरी जर्नी जानेंगे। तो थैंक यू सर हमारे चैनल पे आने के लिए सर। धन्यवाद आपका, आप मौका दिया बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। सर सर सबसे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आते हैं सर, और आपने यूपीएससी की परीक्षा किस ईयर में आपने क्वालिफाई किया सर? मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ। मूल स्थान हमारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है और वर्तमान में नोएडा में रहते हैं। मैंने आईआईटी कानपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैंने टाटा स्टील कंपनी ज्वाइन कर ली थी। वहीं पे रहते हुए फिर मैंने तैयारी करी, और जॉब में रहते हुए मैंने क्वालिफाई किया, और 2016 बैच आईपीएस ऑफिसर हूँ मैं। ओके सर। सर जैसे कि अभी अभी देखा जा रहा है कि लोग 1 अटेम्प्ट देते हैं, 2 अटेम्प्ट देते हैं, 3 अटेम्प्ट देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता है। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे सर हम भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है सर, हमारा भी चलता है सर, एनजीओ चलते हैं, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं सर। तो उस पर आपको क्या मैसेज देना है सर कि नहीं आपको रहना है, आपको ये परीक्षा कोई इतनी आसान बात नहीं है सर, आप जानते ही हैं, आप फील्ड में हैं। तो सर आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, बाकी सभी एग्ज़ाम से बहुत अलग है। इसमें परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें लगातार लगे रहें। बाकी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनका नॉर्मली टेन्योर 3 से 4 महीने का रहता है कि आपने तैयारी करी, एग्ज़ाम दिया और उसके कुछ महीनों बाद उसका रिज़ल्ट आ गया। बट आप पहले तो आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना है। तो क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आइडियली इसमें आप अगर एक अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो आपके मिनिमम 3 इयर्स इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस साल आप एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे उससे लगभग 1 साल पहले आप तैयारी शुरू करेंगे। फिर आप उसके बाद प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, मेंस क्लियर हुआ तो इंटरव्यू देंगे। ये करते करते आपका 1 साल पूरा प्रोसेस उसमें निकल जाता जी है। और कई बार ऐसा होगा कि जब आप इंटरव्यू का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब तक आपको नेक्स्ट ईयर का फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा। जी बिल्कुल। या आपका बहुत आप लकी हैं तो हो सकता है आपका पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन भी हो जाए। फिर भी 99% चांस ये होगा कि आप फिर से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पहली बार में जो आपको काडर मिले, हो सकता है कि आप फिर से इम्प्रूव करने का उसे कोशिश करें। जो सर्विस मिले, और अगर आपको आईआरएस मिला है तो आप सोचेंगे कि मैं एक बार और एग्ज़ाम दूँ तो आईपीएस या आईएएस या आईएफएस में आ जाऊँ। अगर आप आईपीएस में हैं तो आदमी सोचता है कि एक बार और एग्ज़ाम दूँ तो मैं शायद आईएएस के लिए या आईएफएस के लिए ट्राई कर लूँ। या आपको जो आपको सर्विस चाहिए थी वही मिल गई, बट आप चाह रहे कि मैं थोड़ा और रैंक इम्प्रूव कर लूँ तो आपको कैडर बेटर हो जाए। तो 99% चांस है कि आप फिर से एग्ज़ाम देंगे तो आपका तीसरा साल भी उसमें। तो जब आप मिनिमम 3 इयर्स का तो टेन्योर, और कई असफलता मिलती है तो फिर आपको फिर से तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो अगले एग्ज़ाम देने में आपको कोई सहायता मिलेगी या उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। आपको फिर से ज़ीरो से शुरू करना है। तो इसलिए आपको परसिवियरेंस अपना और डिटर्मिनेशन हमेशा होना चाहिए। मेरे को स्वयं मेरा 5th अटेम्प्ट में
ओके निकला है। सर। तो कई बार आप विफल होते हैं, असफल होते हैं, तो दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई मैं एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ? मेरे जो साथ के जो आपके बैचमेट्स होंगे, जो आपके कॉलेज से पास आउट होंगे, वो प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे और बेटर जगह होंगे, या दूसरा कोई वेंचर कर रहे होंगे उसमें और इम्प्रूवमेंट हो, और उस पीरियड में आप वही एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाले फ़ेज़ में रहते हैं, तो उस समय आपको ज़रूरी होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम मैंने दिया है, वो ये जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? अगर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं होगा, तो मन हमेशा डगमगाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम ये देने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं देना क्यों चाहता हूँ। अगर आप नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं, तो दिक्कत होगी ही होगी। बट अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो आपको पता है कि मुझे ये बुक्स करनी है, इतना जी। मुझे एग्ज़ाम पेपर की तैयारी करनी है, मुझे इतने मॉक टेस्ट देने हैं, वो आप अगर प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है पहली बार में सफल ना हों, दूसरी बार में सफल ना हों, बट सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको ये है कि जो आपने पाथ चूज़ किया, उसमें आप पूरी सिंसियरिटी के साथ मेहनत करते रहें। ओके सर। तो सर का कहना है कि आप जैसे ये नहीं कि एक अटेम्प्ट में होता, 2 अटेम्प्ट में नहीं होता, 3 अटेम्प्ट में, अगर आप लगातार बने रहते हैं तो ज़रूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। सर का भी 5वें अटेम्प्ट में हुआ। तो सर तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, और लोग समझ रहे थे कश्ती भंवर में है। तो कश्ती कहीं न कहीं कश्ती निकलेगी ही निकलेगी। अगर आप उस पे बैठे, आपने एक बार नौका पे बैठ गया है, तो आपको साहिल पे लेके जाएगी ही लेके जाएगी। सर आप आईआईटी से आते हैं, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो आपने आईपीएस ही क्यों चुना सर? उसके पीछे रीजन क्या था? भाई आप करोड़ों का पैकेज पाते अगर बाहर जाते या यहीं रहते, लेकिन आपने आईपीएस क्यों चुना? आपने देश की सेवा क्यों चुना सर? हुँ। तो आईआईटी से पास आउट होने के बाद बहुत ऐसा मेरा प्लान नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा। मैंने टाटा स्टील जॉइन करी थी और फिर मेरे पेरेंट्स की भी प्रेरणा थी। वहाँ पे रहते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ का और बेटर यूज़ कर सकता हूँ। मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में आप लिमिटेड क्षेत्र में हो जाते हो, और सिविल सर्विसेज में आने के बाद आपको जो काम करने का जो आपका दायरा होता है, कितने लोगों की आप डायरेक्ट लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, और आपके स्वयं जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, आप अपनी बेस्ट यूज़ पब्लिक के लिए, देश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय मुझे, जब मैं तैयारी करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज इज़ द बेस्ट चॉइस, जहाँ पे मैं अपने स्किल्स और अपने देश के लिए जस्टिफाई कर सकता हूँ। और इसमें मेरे पेरेंट्स का बड़ा योगदान है, क्योंकि शुरुआत में मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था। मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी बताते थे कि इस तरफ भी आप ध्यान दीजिए। तो फिर धीरे-धीरे मेरा इंक्लिनेशन हुआ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, सिलेबस देखा, तो मुझे फिर ये एग्ज़ाम देने का प्रेरणा मिली। ओके सर। और सर पुलिसिंग सर जो आप रहते हैं, तो क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं आईपीएस के लिए? जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार क्वालीफाई भी होंगे, या बहुत सारे हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या-क्या उनके सामने चैलेंजेस होंगे सर? उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक बतौर एसपी रहते हुए सर? देखिए, जो आईपीएस जो सर्विस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्टफुल पोजीशन है। जॉब आपका जो है बहुत सैटिस्फाइंग होता है, आप डायरेक्टली कई लोगों को हेल्प करते हैं। साथ ही जो हम लोग तैयारी के समय जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, लॉ, ये सब पढ़ते हैं, जी सर। उसकी डायरेक्ट एक तरह से देखा जाए प्रोटेक्शन, उसको अपहोल्ड करने का एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी की ज़िम्मेदारी होती है। आपके अधीनस्थ सारे अन्य पुलिसकर्मी होते हैं, और जो लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं करप्शन हो रहा है, तो आपका रोल है। कहीं कोई महिला संबंधी अपराध हुआ है, उसको जस्टिस मिले, ये आप डायरेक्ट आपके कंट्रोल में है। मतलब प्रॉपर पुलिसिंग होगी, तो कई सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, उस पे अंकुश लगेगा। तो जो समाज में कई तरह के अपराध जो फैल रहे हैं, या जो घटित होते हैं, जिससे आम आदमी हमेशा जिससे परेशान होता है, उसकी समस्याओं को आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो, उसकी समस्या को डायरेक्ट आप अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली। तो ये एक बहुत ही एज ए आईपीएस ऑफिसर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो एक रोल हो गया जो आप डायरेक्ट पब्लिक के करते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे दायरे होते हैं, जैसे आप इसमें इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क है, आप एंटी टेररिज्म के खिलाफ इसमें
वर्क कर सकते हैं। इसमें जो नारकोटिक्स का काम होता है, एंटी नारकोटिक्स फ्रंट पे भी आप काम कर सकते हैं। इसमें आपके साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क होते हैं, जो आप नाबालिग बच्चे बच्चियों के लिए वर्क करेंगे, या फिर जो पुअर या पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। तो बहुत सारा इसमें समाज सुधार वाला पोर्शन भी रहता है, और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एज ए आईपीएस ऑफिसर, जो आप कमांड करते हैं और इम्पैक्टफुल उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ओके सर। सर आपके मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे सर वेट लिफ्टिंग और मतलब बॉडी बिल्डिंग का आपको बहुत शौक है सर, ये कब से आपको आया और क्या इसके पीछे क्या वजह है सर? मैं कॉलेज में था आईआईटी कानपुर में, तो वहीं पे बहुत सारे बच्चे वेट लिफ्टिंग की तैयारी करते थे। एक वहाँ पे कोच थे, तो मैं भी जाता था जिम, तो उन्होंने मेरा फिजिक देखा और बोला कि तुम बेटर कर सकते हो। तो फिर मैंने अपने आईआईटी कानपुर की वेट लिफ्टिंग टीम को ज्वाइन किया। मैं उसमें कैप्टन भी था अपनी टीम का, और कई जगह कॉम्पिटिशन्स में भाग भी लिया। आई वॉज अ गुड वेट लिफ्टर। फिर उसके बाद आईपीएस ट्रेनी में आए, तो फिर वहाँ पे एक मिस्टर एनपीए करके नेशनल पुलिस हाँ एकेडमी सर। कंपटीशन होता है। तो फिर पहले से थोड़ा बैकग्राउंड था, तब मतलब एज ए फिजिक के लिए नहीं। फिर वहाँ पे लगा कि ये भी किया जा सकता, तो फिर मैंने वहाँ पे भी कॉम्पीट किया। तब मैंने अपना बहुत सारा वेट लूज किया था, मसल बिल्डिंग किया था। तो मैं 2017 में मिस्टर नेशनल पुलिस एकेडमी भी था। तो वो सारा बैकग्राउंड है जी सर। ओके सर, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर यूपीएससी एस्पिरेंट को? तो उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे सर। देखिए, जो आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, ये एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि पहले तो आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है, और कई सारे इसमें आपके बीच में बाधाएँ आएँगी। तो उसके लिए अगर आप श्योर शॉट नहीं होंगे कि मैं एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ, तो आप ये हमेशा डगमगाएगा, दिमाग में ये रहेगा कि भई इस बार फ़ेल हो गए, अगली बार फ़ेल हो गए, तो क्यों दे रहे हैं, कुछ और कर लेते। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मैंने एक ए4 पेपर था, उस पे मैंने लिखा था कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्यों देना है। तो उसमें मेरे जितने भी रीज़न्स थे, 7-8 जो रीज़न्स थे कि मैं ये इसलिए, और दूसरा पार्ट ये था कि भाई ये जो गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या-क्या करना है, कि भाई मुझे जो मेरा सिलेबस है इस मंथ तक इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, जी जी। या फिर जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो जैसे लक्ष्मीकांत हाँ बुक होती है, तो मुझे इसको ये करना है, या फिर हिस्ट्री में ये करना है, तो मुझे डेली इतने मॉक टेस्ट देने हैं। तो वो फिर ये रहता है कि क्या, जब आपका ये जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि मैं क्यों एग्जाम दे रहा हूँ, तो तब आप पन्ना देखेंगे कि भाई मैंने ये रीजन है, और जो उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपने स्टेप्स आपने जब चूज किए थे कि मुझे ये ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट्स करूंगा तो मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा, तो क्या वो ए बी सी डी ई एफ आप कर रहे हैं, कि आपने वो लापरवाही कर रहे हैं उसमें? अगर आप वो जितने भी पॉइंट्स थे, वो अगर आप वो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो जरूर आपको उसमें इम्प्रूव करेंगे, आप सक्सेस पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले तो कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, कि मुझे ये एग्जाम देना है, क्यों देना है। दूसरा, इस एग्जाम में आंसर राइटिंग बहुत हाँ जरूरी जी सर, है ना? बिल्कुल। आप कितना भी पढ़ ले, हाँ कितना भी कुछ कर ले, पर अगर आप उसे लिखते नहीं है, तो फिर वो सारा वेस्टेज हो जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि जो आप आज की डेट में पढ़ेंगे, वो लगभग आपको आज से 1 साल या 1.5 साल बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली कि आप 1.5 साल पहले पढ़ा हुआ या 2 साल पहले पढ़ा हुआ बिना रिवीजन के, बिना उसको इन राइटिंग लाए हुए आप उसे याद कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप राइटिंग कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वो करिए। और कई बार जो आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा तब मैं इसका आंसर लिखूंगा। तो सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होता है। और यूपीएससी में जो एग्जाम है, वो आपका एक जनरल इंफॉर्मेशन चेक करा। आपके दिमाग में हमेशा इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप आधा पेज लिख सके। इससे ज़्यादा आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जी इतने सर। सारे क्वेश्चंस और समय की बाधा होती है कि अगर आप सोचेंगे मैं 2 पन्ने 3 पन्ने का आंसर लिख लूँ, तो वो संभव भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि जितना आप रिवाइज़ करेंगे, लिखेंगे, तो आपका जो आधे पेज का जो कंटेंट है, हर बार और निखर के आएगा, इम्प्रूव होगा। तो एक तो आंसर राइटिंग पे फ़ोकस करिए।
और मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद जो फीडबैक मिलता है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको 10 में से 3 नंबर मिले, आपके फ्रेंड को 10 में से 7 नंबर मिले, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसको 7 नंबर मिले तो क्यों मिले, 3 नंबर मुझे मिले तो क्यों मिले। तो अगली बार उसको उस फीडबैक का यूज़ करता हूँ और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट ओके फॉर सर। यू। ओके सर, थैंक यू सर हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद ओके सर। सर। धन्यवाद सर।